हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक रॉयल स्कूल को दिखाया जाता है और यहाँ पर सभी बच्चे अपने स्प्रिंग एग्जाम रैंकिंग देख रहे होते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि एक लड़की टॉप पर होती है। उसका नाम संग हुई जू होता है, जो कि जुजुक हाउस से होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो सेकिन आया होता है। अभी वहाँ पर हुई जू आ जाती है। वो उसे बोलती है, तुम तो फिर से हार गए। तुम अपना मुंह कितना ज्यादा चलाते हो ना, तुम्हें ना इसे बंद कर रखना चाहिए क्योंकि तुम हर बार हारते हो। मिनसुक बोलता है, तुम तो रॉयल भी नहीं हो, तुम्हें ना इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चू तो उसे चुप रहने का बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। सीन में वो प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल उसे इनडायरेक्टली नाजायज बोल रहा होता है। सुनने के बाद हुई जू बहुत सैड हो जाती है और वो बाहर आती है। प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो ऑफिस में होती है और सभी लोगों पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसकी कंपनी की जो सेल्स है ना वो नीचे जा रही होती है। अभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी दो ही आ जाती है। आज हमें ना एक बर्थडे में जाना है। कोई जो सभी लोगों को बोलती है, तुम सभी लोगों को ना एक ऐसी हेडलाइन बनानी है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। वहाँ पर वो खुद के रेफरेंसेस भी देकर जाती है, जिसमें वो बताती है काजल ग्रुप के सक्सेसर को राजा के बर्थडे पर बुलाया गया है। इसके बाद वो कार में होती है। दो ही उसे बोलती है, तुम खुद को सक्सेसर कैसे कह सकती हो, तुम काजल ग्रुप की अकेली सक्सेसर नहीं हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ग्रैंड प्रिंस इयान को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। वो उसे बोलता है, क्या आपने किंग के गिफ्ट के बारे में सोच लिया है क्या? वो बोलता है, इसके बारे में तो अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। फिलहाल मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं शिकार करने के बाद ना बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। इसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉयल मेंबर्स होते हैं जो कि एक के बाद एक आ रहे होते हैं। तभी हुईचू भी वहाँ पर एंट्री मारती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर ये लोग उसी के होते हैं, इसलिए उसी की ही फोटो खींच रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसके ही लोग उसकी फोटो को वायरल कर रहे होते हैं। कुछ भी उसने पहना होता है वो उसे सेल कर रहे होते हैं, जो कि बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा होता है। और पार्टी चल रही होती है और सभी रॉयल मेंबर्स भी यहीं पर होते हैं। यहाँ पर हुईजू के पीछे 3 लेडीज होती है। वो बोलने लग जाती है, ये तो कासल ग्रुप की दूसरी औलाद है। वो तो पहले पता ही नहीं था। जब ये लड़की 10 साल की हुई ना, तब उन्हें पता चला कि ये लड़की भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसको एक मिस्ट्रेस ने पाल पोस कर बड़ा किया था और जब वो 10 साल की हो गई तो उसे चेयरमैन सियोंग के यहाँ पर भेज दिया गया। यहाँ पर भी ये लोग उसे नाजायज औलाद बोल रहे होते हैं और ये सब हुईजू भी सुन रही होती है। अभी वो गिलास को तोड़ देती है और इन लोगों की तरफ करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ से चलकर जाने वाली थी, वो बंदा आकर उसे रोक लेता है, पर हुईजू तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। वो बंदा बोलता है, तुम्हें ना मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। एक्चुअली में इसका नाम ताइचू होता है, जो कि उसका बड़ा भाई है। वो बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारी सेल्स नीचे जा चुकी है। वो बोलती है, तुम्हें ना दोबारा से चेक करना चाहिए क्योंकि जो मेरी सेल्स है ना वो तुमको भी पार कर चुकी हैं। टाइम पर ना मैं बिल्कुल टॉप स्पॉट पर हूँ। वो बोलता है, मुझे पता है तुम इतना ज्यादा ट्राई कर रही हो क्योंकि तुम छुपाना चाहती हो कि तुम कितना ज्यादा नीचे हो। विशु को गुस्सा आ जाता है, उसकी टाई को पकड़कर उसका गला दबाने लग जाती है और बोलती है, दोबारा ना मुझसे ये सब कहने की हिम्मत भी मत करना। के बाद सभी लोग अंदर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर किंग को दिखाया जाता है जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है, इसका नाम ई यून होता है। यहाँ पर सभी लोग यान का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस यान की एंट्री होती है, जो कि चलकर आ रहा होता है। आने की वजह से वो किंग से और क्यूट मदर यून से माफी मांगता है, लेकिन क्यूट यून तो उन पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो? यान बताता है, ये कपड़े ना मैजेस्टी ने ही चूज किए थे मेरे लिए। लेकिन क्यों तो चुप हो ही नहीं रही होती, वो उसका उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। यान बोलता है, इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे और बैठ जाता है। इसके बाद किंग का बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। किंग बर्थडे विश लिखता है, सभी लोग अच्छे से रहे, मेरी मॉम और मेरे अंकल खुश रहे। इसके बाद वो लेटर यान के यहाँ पर लेकर आया जाता है और एक रस्म चल रही होती है। एक्चुअली में उस विश को जलाया जा रहा होता है। कोई चू प्रिंस यान को देख रही होती है। अगले सीन में वो पार्टी में होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे सभी लोग प्राइम मिनिस्टर मिन कह रहे होते हैं। जैसे ही वो हुईजी को देखता है तो वो हुईजी के पास आता है। एक्चुअली में वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। उसने पिंक कलर पहना होता है, इसलिए हुईजू उसे टीज कर रही होती है। वो उसके कपड़ों को देखकर बोलता है, ये कलर ना पैलेस में अलाउड नहीं है।
हुईजी बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे क्या मैं किसी लॉ को ब्रेक कर रही हूँ? वो बोलता है नहीं, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ पर लोग तुम्हारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगे। वो बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं कासिर ग्रुप की सक्सेसर हूँ और एक नाजायज औलाद भी हूँ। उसे चुप रहने के लिए बोलता है। तभी मेन का बॉडीगार्ड उसे बुलाने के लिए आता है। के बाद मेन प्रिंस के पास पहुँच जाता है। उसे बोलता है आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, आपको बता कर आना चाहिए था। वो बोलता है तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे यहाँ पर मार देगा? वो बोलता नहीं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड की चिंता है जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेता है। जब आप गायब हो गए थे ना, वो मेरे यहाँ पर दौड़ते हुए आया था। प्रिंस यान बोलता है शायद ना मेरी जल्दी शादी हो जाएगी क्योंकि भाभी ना शादी करने का प्रेशर डाल रही है। अगर मैं शादी करूंगा तो मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर तुमको ही सब कुछ अकेले संभालना होगा, या फिर तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे मेरी शादी हो ही ना। ये बोलकर प्रिंस यान वहाँ से चला जाता है और ये नेटवर्क ढूंढ रही होती है। तभी प्रिंस यान उसे देख लेता है और उसका नाम पूछने लगता है। वो बोलती है मैं गलती से ना यहाँ पर आ गई। वो पूछता है अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम बता देती है। बोलती है मैं ना पैलेस के स्टाफ की मेंबर नहीं हूँ। वो बोलता है पैलेस के स्टाफ के मेंबर के अलावा किसी और को यहाँ पर अलाउड नहीं है। मैं ना 3 तक गिनती करूँगा, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। क्या? वो बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो? वो बोलता है हाँ, मैं अपनी जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और वो गिनती करने लग जाता है। जैसे ही वो 3 गिनता है तभी साइड में एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सामान को निकालने की भी कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर प्रिंस यान को पास का सीन याद आता है जहाँ पर किंग को ऐसे ही बाहर ले जाया जा रहा था। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं और क्यून यून भी आ जाती है, जो कि आते ही उसे थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे लग रहा था किंग मर चुका है और ये सब उसने ही किया है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। ये सारी चीजें भी ना हुई जो भी देख रही होती है। इधर मैंने एक बंदे को बोल रहा होता है हमें ना प्रिंस को कंट्रोल में रखना होगा। ऐसे ही 30 साल पहले आग लगी थी जिसमें कि प्रीवियस किंग की मौत हुई थी। इस बार फिर से आग लगी है, अगली बार ना ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरफ हुईजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेक्रेटरी के पास जाती है और बोलती अंदर एक इंसिडेंट हो गया है, पर ना आग लग गई थी। उसकी सेक्रेटरी तो ग्रैंड प्रिंस की चिंता करने लग जाती है। हुईजू बोलती है क्या तुम उसकी फैन हो? लेकिन वो तो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार में होते हैं। दोही बोलती है प्रिंस यान भी तो रॉयल अकेडमी में जाता था, क्या वो तुमको बुली करता था? शायद इसी वजह से तुम उससे नफरत करती हो। वो बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुली कर सकता है? वो पूछती है कि फिर आप उसको हेट क्यों करती हो? वो बोलती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। उसका सीन दिखाया जाता है हुईजू चोरी छुप के आर्चरी करने के लिए आई होती है। यहाँ पर प्रिंस यान भी आ जाता है जो कि उसको रोकता है। वो भाग रही होती है। वो बोलता है अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर वो उससे इसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम बता देती है और बोलती है कि मैं 9th ग्रेड में हूँ। बोलता है तुम ना स्कूल के रेगुलेशंस को तोड़ रही हो। वो बोलती है मेरा मैच आने ही वाला है इसलिए मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन वो तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स पहले ही कम कर देता है। तुमने ना बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। वो बोलती है तुम भी तो यहाँ पर हो, तुमने भी रूल्स तोड़ा है। जिस पर वो पेपर निकालता है और बोलता है मैं परमिशन लेकर यहाँ पर आया हूँ। हुईजू बोलती है तुम्हें ना मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरे पॉइंट्स कम करने की। ये बोलकर वो जाने लगती है। प्रेजेंट में प्रिंस यान को दिखाया जाता है जो कि कुछ लेटर लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है जो कि उससे सॉरी बोलती है। कल नाइट जो कुछ भी हुआ था ना उसके लिए सभी लोग तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं, कोई भी किंग के बारे में नहीं सोचता। वो बोलता है भाभी क्या आप इसके लिए भी मुझे ही ब्लेम करोगे? वो बोलती है किंग से ज्यादा तो इस राज्य को आप चला रहे हो। ज्यादातर सभी लोग तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, किंग के बारे में तो कोई नहीं। लेकिन तुम ना क्राउन के ऊपर एक ग्रैंड हो। यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि प्रीवियस किंग होते हैं। उसका डैड उसे एक टाइटल देता है जिसमें उसका नाम आईसीन होता है। वो बड़ा हो जाता है। उसके डैड उसको फिर से एक टाइटल देते हैं। उसका नाम आयन था। प्रेजेंट में वो बोलता है आप मुझसे क्या चाहती हो? क्वीन यून बोलती है तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना होगा और अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। जिस लड़की को चूज करूंगी तुम्हें उससे शादी करनी होगी। इसके लिए वो हाँ कर देता है। सीन शिफ्ट होता
होता है। दूसरी तरफ हमें हुईजुन को दिखाते हैं जहाँ पर उसके डैड भी उसे शादी करने के लिए बोलते हैं। तभी उसका भाई ताइजू भी आ जाता है, वो भी अपने डैड का ही साथ देता है। लेकिन हुईजू अपने डैड को मना कर देती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस यान ये सारी बातें अपने गार्ड को बता रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुईजू मीटिंग में होती है। यहाँ पर वो अपनी शादी के चक्कर में इन लोगों पर गुस्सा कर रही होती है। दोहे उसे समझाती है तुम ना उन लोगों पर ना फालतू में ही गुस्सा कर रही हो। इधर प्रिंस यान को दिखाया जाता है, सामने एक बंदा आता है जिसका नाम सोंग वान होता है। वो बोलता है क्या आप पैलेस से बाहर जा रहे हो? प्रिंस बोलता हाँ मैं थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ। वो बोलता है अगर आप पैलेस से चले जाओगे तो यहाँ पर सब कुछ कौन देखेगा? किंग की सेफ्टी का क्या? वो बोलता है मेरे ना होने पर तुम यहाँ पर आ ही जाओगे और हंसने लग जाता है। आप क्यों से मिलने के लिए जा रहे हो ना तो उन्हें मेरा हेलो बोलना। ये बोलकर वो निकल जाता है। इसके बाद सियोंग बोन क्यून के पास आ जाता है। एक्चुअली में सियोंग बोन ही यून के डैड होते हैं। क्यून बोलती है कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता है सभी लोगों को ना ग्रैंड प्रिंस को ज्यादा ही पसंद है। अपने भाई और पिता की मौत के बाद भी वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, काम को सेफ रख रहा है। हमें हुईजू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़कों को देख रही होती है अपनी शादी के लिए। वो बोलती है मैं एक ऐसे बंदे को देख रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता हो और वो रॉयल भी हो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो स्माइल करने लग जाती है। इधर प्रिंस यान का गार्ड उसके पास आता है और उसे बोलता है तुम्हारे उन कपड़ों की वजह से ना सभी लोग तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इसी फोटो को यहाँ पर ये लड़कियाँ देख रही होती है, दोही भी यहाँ पर होती है। लड़कियाँ तो यान की तारीफ कर रही होती है। इसके बाद दोही हुजू के पास आती है, उसे बताती है कि उसने रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेज दी है। गार्ड प्रिंस यान को बताता है कि आपसे ना बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं। हुईजू ने भी आपके लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन वो रिजेक्ट करने के लिए बोल देता है। लेकिन हुईजू फिर से रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन इस बार वो अलग नाम से रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन फिर से वो उसे रिजेक्ट कर देता है। इधर हुईजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने लैपटॉप को हटाती है और वो रीजन देती है कि वो उनसे मिलना क्यों चाहती है, लेकिन वो फिर से रिजेक्ट हो जाती है। इस तरीके से प्रिंस यान ने उसे बहुत बार रिजेक्ट कर दिया होता है और गार्ड उसे बार बार बोलकर थक चुका होता है। कई बार रिजेक्ट होने की वजह से हुईजू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे याद आता है जब प्रिंस यान से बोल रहा था कि मैं अपनी जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वो फिर से रिक्वेस्ट सेंड करती है और अपना नाम जूनियर लिखती है। गार्ड उसे बताता है कि उसने ना फिर से रिक्वेस्ट भेजी है और इस बार उसने ना अपने जूनियर आलम नाम लिखा है। प्रिंस यान उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोल देता है। देखकर हुईजू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रात में वो उसे मिलने के लिए आती है, ये बात क्वीन को भी पता चल जाती है। इधर हुईजू को दिखाया जाता है जो प्रिंस यान के सामने बैठी होती है। वो बोलता है तुम्हारे तो बहुत सारे नाम है, मैं तुम्हें क्या बोलूं? ऐसे तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? हुईजू अपने बैग से एक लिफाफे को निकालती है और टेबल पर रख देती है। यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्चरी एग्जीबिशन मैच चल रहा होता है। यहाँ पर 4 टीमें होती है जिसमें रेड टीम में हुईजू होती है, उसके साथ मिन होता है। इधर ब्लू टीम में प्रिंस यान को दिखाया जाता है, इसके साथ रियो मिनसिक होता है, वही बंदा जो हमेशा सेकिन रहता था। तो यहाँ पर हुईजू की बुराई कर रहा होता है और उसे उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन प्रिंस यान उसे चुप रहने के लिए बोल देता है। अगर तुम ज्यादा बोले ना तो तुम्हारा मुंह और तुम्हारे कान में कटवा दूंगा। इसके बाद आर्चरी मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। यहाँ पर हमें प्रीवियस किंग को दिखाया जाता है और उसके बगल में प्रिंसिपल बैठा हुआ होता है। यहाँ पर वो ब्लू टीम को सपोर्ट कर रहा होता है। वो बोलता है ब्लू टीम ही जीतेगी। किंग बोलता है जब तक खेल खत्म नहीं होता और फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हमें फाइनल राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर हुईजू की बारी होती है और उनके टोटल 110 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद प्रिंस यान आता है और उसके ऑलरेडी 102 पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि उसे जीतने के लिए सिर्फ 8 पॉइंट चाहिए होते हैं। इस यान अपने एरो को तैयार कर लेता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हुईजू बोलती चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर प्रिंस यान इस फैन को निकाल लेता है और उसको थोड़ी देर देखता है और उसे बोलता है तुम्हारी शर्तें क्या है? वो बोलती है मुझे तो लगा तुम शौक हो जाओगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई आया है। यान उसे इशारा करता है और दिखाता है तुमसे पहले ना कई लोग मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो तुम मुझे अपनी शर्तें ना अच्छे से बताओ। वो उसे अपनी फैमिली की वेल्थ और खुद की एबिलिटी और खुद की ब्यूटी के बारे में बताती है और बोलती है जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे और सारा ब्लेम भी मैं ले लूंगी।
वो पूछता है क्या कुछ और भी है जो तुम मुझे दे सकती हो। ऐसे ये लड़की उनकी बातें सुन रही होती है। एक्चुअली में इस लड़की को ना क्यों नहीं भेजा होता है। फिर वहाँ पर चोई आ जाता है और उसे बोलने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आओ ये मुझे दे दो, मैं इसे अंदर लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद चोई वो खाना अंदर लेकर आ जाता है और इस टाइम पर हुईजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसे वो खाना वहीं पर रखकर जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो जल्दी से रखकर वहाँ से चला जाता है। क्वीन यून को दिखाया जाता है वो अपने पास एक लड़की को बुलाती है जो कि किम फैमिली से होती है। इधर दो ही हुईजू से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर वो उसे बहुत ही ज्यादा खुश देखती है तो पूछने लग जाती है तुमको क्या हो गया है, तुम इतनी स्माइल क्यों कर रही हो, कहीं उन्होंने जबरदस्ती तुम्हें जहर तो नहीं दे दिया। वो बोलती है उसने ना मुझे रिजेक्ट कर दिया है और उसका स्माइल वाला फेस गुस्से में बदल जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है तो हुईजू बोलती है मुझे इसका रीजन चाहिए। बोलता है मुझे वेल्थ, एबिलिटी और ब्यूटी से भी ज्यादा कुछ चाहिए जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। वो पूछती है ऐसा भी क्या है जो तुम्हें मुझसे चाहिए। फिर वो बोलती है उसे ना प्यार चाहिए। वो बोलती है तुमने सोचा था, ये तो उससे भी ज्यादा रोमांटिक निकला। इस पर हुईजू गुस्सा करने लग जाती है। रियान को दिखाया जाता है चोई उसे बोलता है तुम उसे ऐसे भी मना कर सकते थे, तुम्हें उनसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी। इधर हुईजू अपनी सेक्रेटरी को बताती है कि वो फिर से ट्राई करेगी। इधर क्वीन को दिखाया जाता है जो अपनी दासी के साथ होती है और यहाँ पर वो सभी लड़कियों का फोटो देख रही होती है। जितनी ज्यादा लड़कियाँ होंगी मुझे चुनने में उतना ज्यादा मजा आएगा। वो उसे हुईजू की फोटो दिखाती है और बोलती है मुझे ना इससे मिलना है। हुईजू अपने PR मैनेजर के साथ होती है। वो उसे बोलती है मैं ना शादी करने वाली हूँ और वो उसे प्रिंस यान के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो अपने लिंक से रॉयल लोगों से बात करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और दोही को एक पेन ड्राइव देता है। इसमें ना उसकी बहुत सारी डिटेल्स है कि वो आजकल कहाँ पर घूमने के लिए जाता है। दोही उस पेन ड्राइव को लेकर निकल जाती है। प्रिंस यान कुछ सवारी कर रहा होता है तभी वहाँ पर हुईजू आ जाती है। वो बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वैसे तुम यहाँ पर राइडिंग क्यों कर रही हो, तुम्हें तो रॉयल ग्राउंड्स में राइडिंग करनी चाहिए। वो बोलता है मैं वहाँ पर ना बंधा हुआ महसूस करता हूँ। वो बोलती है लेकिन तुम यहाँ पर भी ना बंधे हुए महसूस करोगे। और वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही होती है। प्रिंस यान भी उसे ही देख रहा होता है। इसी में प्रिंस यान इस जगह पर खा रहा होता है। देर बाद हुईजू भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके बाद वो जब कार ड्राइव कर रहा होता है तो वो वहाँ पर भी टपक पड़ती है। के बाद वो मूवी थिएटर में भी आ जाती है। जब वो रनिंग कर रहा होता है तो वो उस जगह पर भी पहुंच जाती है। प्रिंस यान इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, कहीं से भी प्रकट हो जाती है और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, भाई की तरह लिपट गई है। इधर हुईजू अपने ऑफिस में एंटर होती है तभी उसकी भाभी का उसके पास कॉल आता है। वो बोलती है तुमने डैड को जो डेट दी थी ना, आज वो डेट हो गई है, मतलब कि तुम्हें एक लड़के से मिलना होगा। वहाँ पर उसका भाई भी होता है जो कि उसके ही बगल में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर उसकी भाभी उस लड़के का नंबर और एड्रेस भेज देती है मिलने के लिए। के बाद वो उस बंदे से मिलने के लिए आती है और ये लोग एग्जीबिशन में होते हैं। वो दोनों यहाँ पर शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन हुईजू तो स्केट वाली पेंटिंग को देखती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये एक प्राइवेट कलेक्शन है जो कि प्रिंस यान का है। हुईजू से बोलती है मेरे डैड मेरी शादी तुमसे इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि हमारा बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाए। के बीच हुईजू एक और पेंटिंग को देखती है जिसमें कि एक कैट होती है, वो भी प्रिंस यान का एक प्राइवेट कलेक्शन होता है। हुईजू उसे बोलती है मैं और तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना सब कुछ ना मेरे नाम करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तभी वहाँ पर चोई आ जाता है, वो हुईजू से मिलता है। इसके बाद हुईजू कार से वापस जा रही होती है क्योंकि उस बंदे ने ना उसे मना कर दिया होता है। हुईजू बोलती है मुझे पता ही था कि वो बंदा ऐसा ही करेगा। प्रिंस यान को दिखाया जाता है, चोई उसके पास आता है। यहाँ पर उससे हुईजू के बारे में बात करने लग जाता है, कहीं वो क्वीन से मिली तो नहीं है, वो ये सब कुछ उसके कहने पर तो नहीं कर रही। यान बोलता है क्वीन ऐसा कभी नहीं करेगी, वो एक कॉमनर से कभी भी हाथ नहीं मिलाएगी। कोई बोलता है अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। ने हुईजू के बारे में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, मुझे पता लगा है कि वो फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर हमें क्यून यून को दिखाया जाता है जो कुछ ज्यादा ही खुश रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इस यान के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो इस टाइम पर किंग होते हैं।
उसके सामने क्वीन यून होती है। यहाँ पर वो अपने लेटर को लेकर आया होता है, पर वो लिखता है कि वो अपने किंग के पद से हट रहा है। क्वीन यून तो उस पर गुस्सा होने लग जाती है। इसके बाद प्रिंस का क्या होगा? इससे तो अच्छा है कि तुम मर ही जाओ। लेकिन किंग तो उस पेपर पर सील लगा देता है, लेकिन क्वीन उस पेपर को उठाकर जला देती है और उसे जलते हुए छोड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है। इसकी वजह से उस चैम्बर में आग लग जाती है। किंग की डेथ हो जाती है। किंग को बाहर लेकर आया जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस यान भी आ जाता है। उन्हें लग जाता है मेरा नेफ्यू कहाँ पर है। में यान यही ड्रीम देख रहा होता है। चोई उसे बोलता है आप ना कुछ दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रहे हो। इधर क्वीन अपने बेटे को तैयार कर रही होती है, यानी कि किंग को। तुम्हें ना एक जगह पर जाना है जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रिंस यान ने 4 दिन की छुट्टी ली है, हम इसका फायदा उठाएंगे। तुम्हें दिखाना है कि तुम्हें प्रिंस यान की जरा भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर चोई यान को बोलता है वो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि आप उसके अंकल हो। वो बोलता है चाहे मैं उसका अंकल ही क्यों ना हो, पर वो एक छोटा बच्चा है। वे बोलता है अगर ऐसी बात है तो आपको वापस जाकर उसे सपोर्ट करना चाहिए। अभी वो देखता है कि उसके सर से बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हुईचू एक सेरेमनी में आती है। वहीं पर हम किंग को भी देखते हैं, उसके साथ गार्ड्स होते हैं जो कि कुछ खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस यान भी आ जाता है। गार्ड उसे रोकने लग जाता है, लेकिन प्रिंस यान तो उस पर गुस्सा करता है। जिसके बाद वो साइड हट जाता है। में दिखाया जाता है किंग ने ही उसे कॉल किया था और बोला था अंकल मुझे ना आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही डरा हुआ हूँ। में यून उसे बोलता है मैं आपके पास आ गया हूँ। अगले सीन में किंग अकेले चलकर आ रहा होता है। फ्लैशलाइट की वजह से उसे चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी यान वहाँ पर आ जाता है। उसके हाथ को पकड़कर उसके साथ जाने लगता है। स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। हुईचू भी उन्हें देख रही होती है, स्माइल करने लग जाती है। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और किंग यहाँ पर सभी को अवार्ड दे रहे होते हैं। इसके बाद अनाउंस किया जाता है कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड हुईचू को मिलता है। जिसके बाद वो स्टेज पर आ जाती है और किंग को बोलती है कि आप मुझे इसे पहना सकते हो क्या? इस पर वो उसे पहना देता है और खुश होता है। इसके बाद वो प्रिंस यान के पास जाती है इन फ्लावर्स को लेने के लिए और यहाँ पर वो फिर से बोल देती है मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया। और बोलती है मुझे तुम्हारी तरफ से भी कुछ मिलना चाहिए, ये तो मुझे किंग ने दिया है। इसके बाद उनका फोटो खींचना स्टार्ट हो जाता है। हुईचू अकेले में अपनी फोटो खींचती है और सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। इधर हमें मिन को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। वहाँ पर एक बंदा आकर उसे बताता है जो इकोनॉमी ओनर का इवेंट था वो अच्छी तरीके से चल रहा है। तभी वो हुईची की फोटो को भी देख लेता है, यानी कि उसे भी अवार्ड मिला था, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। किंग को दिखाया जाता है जो अकेला जा रहा होता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा सैड होता है। इसके बाद चोई यान को देखता है, उसकी तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही होती। दूसरी तरफ हुईचू अपने होटल में आ चुकी होती है। अभी भी उसने इस कैप को लगा रखा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर मिन आ जाता है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है अवार्ड मिलने की खुशी में। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर खाने के लिए आ जाते हैं। मिन उसकी कैप को देखकर बोलता है क्या तुम इस कैप को उतार नहीं सकती हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ना एम्बैरेसिंग है। वो बोलती है क्या मैं क्यूट नहीं लग रही? ये बोलकर वो उसे निकाल देती है। फिर वो उन फ्लावर्स को देख रही होती है। मीनू से देखकर बोलता है तुम ना बिल्कुल पहले की तरह हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। लगता है तुम्हें ओनर वाले फ्लावर्स स्कूल में भी मिला करते थे। कसीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीन हुईचू के साथ होता है। इन अच्छे से तीरंदाजी नहीं कर पा रहा था तो हुईचू उसका मजाक बना रही होती है। ने तुम्हें इस हाउस का रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। इसके बाद वो उसे तीर चलाना सिखाती है और इस टाइम पर वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है और मिन भी उसे देख रहा होता है। प्रेजेंट में हुईचू इसी बात के ऊपर उसका मजाक बनाने लग जाती है। चोई फार्मेसी में मेडिसिन लेने के लिए आया होता है। लेकर वो सीधा यान के पास पहुंच जाता है जो कि होटल में होता है और बोलता है आपको ना एक बार हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को दिखाना चाहिए। वो बोलता है इससे सबको पता लग जाएगा। उसी टाइम पर हुईचू भी उसी होटल में होती है कि वहाँ पर आ रही होती है। तभी चोई उसे देख लेता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस यान का चेकअप एक डॉक्टर कर रहा होता है। बोलती है अब इनकी तबीयत ना एकदम ठीक है। वो डॉक्टर वहाँ से जा रहा होता है। तभी हुईचू उसे रोकती है कि वो हुईचू का डॉक्टर था। हुईचू से बोलती है जब आप बाहर जाओ तो ऐसा बोलना कि सिर्फ आप मुझे देखने के लिए आए थे। पर डॉक्टर समझ जाता है कि किसी को नहीं बताना है।
इधर क्वीन अपने बेटे को डांट रही होती है, मैंने तुम्हें मना किया, उसके बावजूद तुमने अपने अंकल को कॉल कर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद अपनी दासी से बात कर रही होती है। दासी बोलती है वो अभी एक छोटे बच्चे हैं। क्वीन बोलती है मैंने अपने बच्चे पे इस टाइम पर ना अपने पति की झलक देखी थी, उन दोनों का फेस ना सेम ही हो रहा था और ये देख कर ना मैं पूरी तरीके से डर गई थी। हुईचू खाने के लिए कुछ लेकर आई होती है अपने और इयन के लिए। इसके बाद वो दोनों बर्गर खाने लग जाते हैं। वो बोलती है इन्हें तो रॉयल पैलेस में होना चाहिए था, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। बोलता है अगर वो वहाँ पर होंगे तो सारे फिजिशियन भी वहीं पर आ जाएंगे और बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे कि उन लोगों को पूरे दिन रात उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसी चक्कर में तो वो यहाँ पर है। अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पर उनकी फोटो खींच ली जाएंगी और वायरल हो जाएंगी कि वो अभी बीमार हैं। तभी चोई के पास एक मैसेज आता है। वो बोलता है क्यून यून ना यहीं पर आ रही है, तुम्हें छुपना होगा। उसके बाद वो गेट ओपन करने के लिए जाता है और क्यून अंदर आ जाती है और सीधा यान के रूम में जाती है, लेकिन वो बेड पर नहीं होता। वो तभी साइड से आता है और बोलता है ये जो यहाँ पर आई है ना, इन्हें बोलो कि ये बाहर जाकर मेरा इंतजार करे। जिसके बाद क्वीन बाहर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पर एक पर्स देख लेती हैं। उसके बाद वो वापस से रूम में जाती है जहाँ पर वो यान और हुईचू को साथ में बात करता हुआ देख लेती है। क्वीन बोलती है इसके बारे में तुम्हें सारी एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हुईचू सो रही होती है, तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो उसे बोलती है तुम कौन से होटल में हो, मैं भी वहाँ पर आ रही हूँ। इस टाइम पर ये महारानी तो सो रही होती है, लेकिन पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि प्रिंस यान और हुईचू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात उसके भाई और भाभी को भी पता लग गई थी। हुईचू को भी ये बात पता लग जाती है, लेकिन वो इस बात को ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती। एक्चुअली में फोटोज होटल के बाहर के होते हैं जो अंदर आते टाइम के होते हैं। दोई उसे बताती है न्यूज रिपोर्टर ने ना तुम्हारे डॉक्टर से भी बात की, कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि तुमने डॉक्टर को इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। सुनकर हुईचू तो और भी ज्यादा हंसने लग जाती है। इधर क्वीन को दिखाया जाता है उसने ही ये सब कुछ करवाया होता है। बोलती है कि वो लड़की एक कॉमिनर है, अब हम देखेंगे कि एक रॉयल इंसान क्या करेगा। इधर दो ही हुईचू पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन हुईचू पर तो कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ मेन रॉयल पैलेस में एंटर होता है। इधर से यान भी निकल जाता है और बोलता है कार को ना रॉयल पैलेस की तरफ ले लो। सीन में हुईचू को दिखाया जाता है, दोई भी उसके साथ आई होती है, लेकिन चोई उसे आगे जाने से मना कर देता है। ये एक सीक्रेट मीटिंग है और सिर्फ हुईचू ही उनसे मिलने के लिए जा सकती है। इसके बाद हुईचू उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और बोलती है मैंने इस बार भी तुम्हें बहुत मिस किया। यान उससे माफी मांगता है, मेरी वजह से तुम इस स्कैंडल में फंस गई। उससे पूछता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। हुईचू फिर से उस लिफाफे को निकालती है और उसको खोलती है जिसमें ये फ्लावर्स होते हैं। बोलती है ये फ्लावर्स ना ऑफ ओनर हैं, इनमें से एक मैंने तुम्हें हरा कर जीता है। उसमें दिखाया जाता है कि वो तीर छोड़ने वाला होता है, लेकिन वो तीर को मोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी टीम को सिर्फ 7 पॉइंट मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हुईचू की टीम जीत जाती है। लेकिन हुईचू समझ जाती है वो जीती नहीं है, उसने जानबूझकर उसे जिताया है। प्रेजेंट में हुईचू बोलती है मैं ऐसे इंसान से हार गई जिसे कि मैं हरा सकती थी। बोलती है मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे रॉयल का टाइटल चाहिए। और बोलता है चलो फिर तुम तैयार हो जाओ एक प्रिंस से शादी करने के लिए, लेकिन ये बात याद रखना कि पूरी दुनिया अब तुम्हारे अगेंस्ट होगी और तुम्हें उन्हें फेस करना होगा। नेक्स्ट सीन में मीडिया वाले प्रिंस यन का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से निकलता है तो वो लोग उससे सवाल पूछने लग जाते हैं, लेकिन तभी गाड़ी में से यून भी आ जाती है, जो देखकर सारे रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हियन बोलता है तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन पूरा नेशन ना तुम्हारे अगेंस्ट होगा। ये सुनकर हुईचू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पहले मुझे ये देखना है कि तुम क्या कर सकती हो। वो बोलती है क्यों ना मैं क्राउन को कुछ डोनेशन कर दूं। वो बोलते नहीं तुम्हें ना सिर्फ कुछ लोगों का ओपिनियन चेंज करना है। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं तो डरी गई थी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। प्रेजेंट में हुईचू ने अपनी पीआर टीम को पहले ही बोल दिया होता है और वो सब कुछ संभाल रहे होते हैं। वो उनकी नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव कर रहे होते हैं। इधर प्रिंस हुईचू का हाथ पकड़कर पैलेस में एंटर करता है। प्रिंस के सामने एक कोर्ट लेडी आती है और बोलती है क्वीन आपका वेट कर रही थी और उन्होंने अपना खाना भी नहीं खाया है। ये सुनकर वो हुईचू को बोलता है तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। बोलती है मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी क्या। तो प्रिंस उसके बालों को सहलाने लग जाता है, तुम्हें डर लग रहा है क्या, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद प्रिंस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्वीन उन दोनों के ही आर्टिकल को देख रही होती है, तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। क्वीन उसे बोलती है तुम उस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो,
तुम्हारे इंटेंशन क्या है। वो बोलते सभी लोगों को पता लग गया है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वो बोलती है अच्छा तो तुम मुझे अब नखरे दिखा रहे हो। प्रिंस बोलते शादी से पहले माँ बनना। ये सुनते ही क्वीन का मुंह ही बन जाता है। वो बोलता है आप आराम कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसा कोई भी नखरे नहीं करने वाला हूँ। ये बोलकर प्रिंस बाहर निकल जाता है। कोई बाहर खड़ा हुआ होता है। प्रिंस बोलते तुम यहाँ पर हो तो हुईजू का ध्यान कौन रख रहा है। इसके बाद वो हुईजू के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो किंग को देखता है जो रामयान खा रहा होता है। किंग के पास आता है और बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि खाली पेट नींद नहीं आती, अगर पेट अच्छे से भरा हो तो अच्छे से नींद आएगी। इसके बाद प्रिंस हुईजू की तरफ देखने लग जाता है और कोर्ट लेडी को बुलाता है। किंग को लेकर वहाँ से जाती हैं। हुईजू बोलते तुमने उसे पूरा खाना क्यों नहीं खाने दिया। वो बोलता है अगर वो खाना उसे नहीं पचता ना तो क्वीन तुम पर गुस्सा करती। वो बोलती है मैंने ना कुछ ऐसा ही सोचा था, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे इन लॉस मुझे बुली कर रहे हैं। अगर क्वीन अगर मुझे बुली करेगी तो तुम बताओ कि तुम किसका साथ दोगे। मुझे पता है वो तुम्हारी फैमिली है और तुम उसका ही सपोर्ट करोगे। वो बोलता है मैं ना तुम्हारा साथ दूंगा। ये बोलकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और ये सब मैं इसलिए करूँगा लोगों को ऐसा लगना चाहिए ना कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो एकदम सच है। के बाद प्रिंस कोर्ट लेडी को बोलता है हुईजू ना यहीं पर सोएगी और उसके लिए कपड़े भी मंगा देता है। इसके बाद वो दोनों सेम बेड पर होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में पिलोस होते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी साइड वाली ब्लैंकेट को खींचना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों के बीच में ब्लैंकेट खींचने का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों जोर से चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पर कोर्ट लेडी और मेट्स भी होती हैं जो कि ये सब कुछ सुन रही होती हैं। उन लोगों को तो लग रहा था जरूर ऐसा वैसा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग चोई प्रिंस को उठाने के लिए आता है। आप तो बहुत ही ज्यादा लेट उठ रहे हो। हुईजू मैडम तो यहाँ से बहुत पहले ही निकल चुकी हैं। तभी हुईजू को दिखाया जाता है जो अपनी बिल्डिंग के नीचे आती है। दोहे उसके कपड़े देखकर बोलती है तुमने अपने कपड़े चेंज नहीं किए। कुछ चलते चलते बताती है मुझे ना सभी लोगों को दिखाना है कि मैं कहाँ से आई हूँ। सभी लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं लास्ट नाइट कहाँ पर थी। इधर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन के डैड सियोंग को दिखाया जाता है। क्वीन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया होता है। किंग उसे बताता है मुझे आज नींद नहीं आई। वो बोलते हैं तुमने क्या अपने डैड को देखा था। तो वो हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो सोच में पड़ जाता है। पास में दिखाया जाता है किंग बोल रहे होते हैं कि मुझे डर लग रहा है। टॉम बोलता है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। वहाँ पर प्रिंस आ जाता है लेकिन सियोंग उसे रोक लेता है। वो बोलता है यहाँ पर ना वेडिंग रिचुअल होने वाले हैं इसलिए आपको यहाँ से बाहर जाना चाहिए। लेकिन प्रिंस नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है। सियोंग बोलता है अगर तुम अब नहीं रुके तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। लेकिन प्रिंस तो सीधा अपने भाई का जाकर गिरेबान पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, इसके बाद जो कुछ भी होगा ना वो तुम देखोगे। में प्रिंस अपना काम कर रहा होता है। भी उसी दौरान उसे अपने भाई की एक फोटो मिलती है जिसे वो देखने लग जाता है। जो सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स देख रही होती है जहाँ पर लोग उसे अच्छे और बुरे दोनों ही कमेंट्स कर रहे होते हैं। दो ही उसे टैबलेट दिखाती है और बोलती है हम टॉप 5 ट्रेंडिंग की वर्ड्स में हैं। उस दिन तुमने होटल में जो कपड़े पहने थे ना वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। हुईजू बोलती है पीआर टीम को कॉल करो क्योंकि मुझे नंबर 1 पर आना है। अभी वहाँ पर मिन आ जाता है और दो ही बाहर चली जाती है। इन बोलता है क्या तुम सच में उनसे शादी करने वाली हो। लेकिन हुईजू झूठ बोलने लग जाती है मैं हमेशा से उसी के साथ रहना चाहती थी। हर सुबह सिर्फ उसका ही चेहरा देखना चाहती थी। लेकिन जब मैंने सुना कि वो लोग उसकी शादी कहीं और करने वाले हैं मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए अब मैं उससे शादी करूँगी। उससे हेल्प मांगती है प्लीज मेरी शादी को अप्रूव करवा दो। उसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर चोई आ जाता है जिसके बाद सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। चोई बताता है क्वीन की फैमिली में ना एक ओल्ड मैन है जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना ये जानबूझ कर किया है क्योंकि किसी ओल्ड मैन की तबीयत अगर इतनी ज्यादा खराब हो तो हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तभी उसके पास हुईजू का कॉल आता है। उसे भी क्वीन के बारे में सब कुछ पता लग गया होता है क्योंकि क्वीन का जो रिलेटिव होता है वो एक नॉबलिस्ट होता है और उसने ये आर्टिकल निकाल दिया होता है कि उनकी तबीयत खराब है। हुईजू बोलती है मैं उस आर्टिकल को ना धीरे धीरे दबा दूंगी। पीछे से कुछ लड़कियां उसके ऊपर अंडे फेंक कर मारती हैं। एक लड़की बोलती है तुमने रॉयल हाइनेस को ना सेड्यूस किया है। दूसरी लड़की तो उसे एक फॉक्स बोल रही होती है। इस पर हुईजू को गुस्सा आता है और वो प्रिंस का कॉल कट कर देती है। चोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है और बोलता है क्वीन यहाँ
पर नहीं है तो उनका काम भी आपको ही करना होगा। इधर हुई जो लड़कियों को डांट रही होती है, मैंने ना प्रिंस को कोई सीरियस नहीं किया है, मैं किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे ज्यादा बुरा ना और कोई नहीं होगा। इधर मेन चर्च में होता है, वो फादर के साथ बाहर आता है और बोलता है यहाँ पर ना मैं अपने पाप के लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरा मन नहीं था कि मैं उसे कांग्रेचुलेशन बोलूं। इसके बाद पास में हमें रॉयल स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हुईजू को देख रहा होता है कि वो कुछ सामान चुरा रही होती है। वहाँ पर टीचर आ रही होती है, लेकिन मेनू उस टीचर से बात करने लग जाता है। टीचर से हुईजू जो भी लेने आई होती है वो लेकर वो वहाँ से निकल जाती है और मेनू से देखकर स्माइल कर रहा होता है। जब हुईजू अपने रूम में आने वाली होती है तभी वो अपने डैड को बाहर देख लेती है। इसके बाद वो अपने हेयर वॉश कर डैड के सामने आकर बैठ जाती है। उसके डैड बोलते हैं, मुझे मालूम है तुमने ये जो एक घटिया सा स्टंट किया है ना वो तुमने सिर्फ अटेंशन के लिए किया है। वो बोलते तुम्हें पता है ना आज मेरी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जिस दिन हुईजू उनके घर पर आती है तो वो बोलती है यही मेरे डैड है। जैसे ही उसके डैड की वाइफ ये सुनती है वो वहीं पर बेहोश होकर मर जाती है। वो बोलते हैं तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़ गई लेकिन हमारी जिंदगी में निराशा छोड़ गई। प्रेजेंट में उसके डैड बोलते हैं मेरी कंपनी से ना तुम दूर हो जाओ, लेकिन हुईजू मना कर देती है तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। वो बोलती है आप जैसे लोगों से न लड़ना मुझे अच्छे से आता है। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद हुईजू बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसके पास प्रिंस का कॉल आता है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो बोलती है मैं तुमसे कल बात करूंगी और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो अपने पास के बारे में याद करती है। हुईजू ने अपनी क्लास में टॉप किया होता है। वो अपना रिजल्ट अपने डैड के पास लेकर आती है, लेकिन उसके डैड उसे इग्नोर कर देते हैं। बड़े होने के बाद सेम चीज फिर से होती है, लेकिन उसके डैड उसे फिर इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वो बड़ी होकर काम को भी संभालने लग जाती है, लेकिन अब तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। प्रेजेंट में उसके घर की बेल बजती है और वो इस बेसबॉल बैट को लेकर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर प्रिंस खड़ा होता है और उसे देखकर उसका तो सारा गुस्सा ही गुल हो जाता है। इधर चोई प्रिंस के लिए चाय लेकर आया होता है, लेकिन वो देखता है वो तो वहाँ पर है ही नहीं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि प्रिंस अपना काम छोड़कर चला गया होता है। इधर ये पूछ रही होती है तुम यहाँ पर अकेले कैसे आए। प्रिंस तो उसके लिए खाने के लिए सामान लेकर आया होता है। वो पूछती है तुम ये सब कुछ कहाँ से लेकर आए हो, और यहाँ पर हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है। वो इस शॉप पर आता है। ये सारे लोग तो उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये प्रिंस है। यहाँ पर वो हुईजू कॉम्बो को ऑर्डर करता है। सुनने के बाद हुईजू हंस रही होती है। हुईजू ने सब कुछ खा लिया होता है। प्रिंस बोलता है थोड़ी देर पहले तो तुम सैड लग रही थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल चकाचक हो। वो बोलती है मेरे डैड ना मुझे धमकी देने के लिए आए थे। हाँ तुम्हारी फ्रेंड्स भी आई थी और उन्होंने ना मेरे ऊपर अंडे फेंक कर मारे, ये तो मेरे सर पर ही लग गया था। बोलते तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना। इधर क्वीन हुईजू की फोटो को देख रही होती है और ये उस दिन की फोटो होती है जिस दिन किंग का बर्थडे था। इधर प्रिंस हुईजू को लेकर अपने प्राइवेट रेजिडेंस में आ जाता है। वहाँ के मेड और सर्वेंट उसे घूर रहे होते हैं और हुईजू क्यूट एक्ट कर रही होती है, यानी कि वो प्रिंस से चिपक रही होती है। प्रिंस बोलता है तुम ना कुछ ज्यादा ही कर रही हो। उसके बाद एक बंदा हुईजू को उसके रूम तक लेकर जाता है। हुईजू उसे पूछती है मुझे तुम्हें क्या बोलना होगा। वो बोलता है मैं किम फैमिली से हूँ तो आप मुझे स्टूवर्ट किम बोल सकती हो। कल मैं आपको ना यहाँ की पूरी जगह घुमाऊंगा, इसे मैं आपको क्या बोलूँ। हुईजू अपना कार्ड निकालती है और बोलती है तुम मेरे ऑफिस में काम नहीं करते तो तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। किम बोलता है क्यों ना मैं तुमको महारानी कहूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद वो प्रिंस को कॉल कर पूछती है तुम क्या कर रहे हो। वो बताता है मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आज से ये लड़की उस पर नजर रख रही होती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इधर हुईजू प्रिंस के पास पहुँच गई होती है। वो उसे पूछती है तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोली। प्रिंस बोलता है नंबर 1 तुम्हारे पास ना बहुत सारा पैसा है। जो सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है। प्रिंस बोलता है नंबर 2 तुम ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। वो बोलती है ये तो तुमने सही कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। वो बोलते है तीसरा जब भी मैं कहूँगा कि मुझे किंग बनना है तो सभी लोग मेरे अगेंस्ट होंगे। मुझे समझने वाला कोई नहीं होगा पर वहाँ पर सिर्फ तुम होगी क्योंकि मुझे समझेगी। हुईजू तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। इधर क्यून कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन तभी
वो अपनी मेड को बोलती है मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। इधर कुछ लोग प्रिंस के प्राइवेट रेजिडेंस में घुस जाते हैं। इनके माकर पहले ही हुईजू को उठा देता है। ये लोग बोलते हैं उस दिन जो आग लगी थी ना, हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वो हुईजू को बर्थडे वाली फोटो दिखाकर बोलता है आप उस दिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गई थी। हुईजू बोलती उस दिन मैं खो गई थी और उस जगह पर पहुंच गई। लेकिन वो बंदा बोलता है उस दिन जो आग लगी थी हमें लगता है कि वो आपने लगाई है। क्या आप बता सकती हो जिस दिन आग लगी थी उस दिन आप कहाँ पर थी? लेकिन हुईजू उसे नहीं बताती कि उस दिन वो प्रिंस के साथ थी। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर सारे सामान को उठाने लग जाते हैं। उसके इवन ये लोग हुईजू के ऑफिस में भी पहुँच गए होते हैं, वहाँ से भी सामान उठा रहे होते हैं। हुईजू प्रिंस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर किम आता है और बोलता है उनका फोन तो उनके पास होगा ही नहीं क्योंकि आज वो अपने एंसेस्टर्स के रिचुअल में हैं और वो बिजी होंगे। इसके बाद हुईजू दोहे को कॉल कर बोल देती है कि वो प्रिंस से जाकर मिले। बताता है वो प्रिंस से नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहाँ पर कोई भी आम जनता नहीं जा सकती है। इसके बाद हुईजू इन लोगों के साथ यहाँ से जाने लगती है लेकिन वो किम को भेज देती है क्योंकि दोहे के पास पहुँच जाता है। एक्चुअली में दोहे ने उसे प्रिंस का ओपी दे दिया होता है जिसके बाद वो प्रिंस के पास जा सकता था। वो लोग भी रिचुअल वाली जगह पर पहुँच जाते हैं लेकिन वो प्रिंस के पास जा नहीं पा रहा था। वो ही चोई को देखती है और उसके बगल में ये आउटफिट पहनकर पहुँच जाती है और उसे बात करने लग जाती है। इधर हुईजू इन लोगों के साथ पैलेस में आ चुकी होती है। प्रिंस भी चोई और दोई के साथ वहाँ पर आ चुका होता है और वो उसे रोक लेता है। तुमने ये सब कुछ किसके कहने पर किया था? तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और बोलती है ये सब मेरे कहने पर किया था क्योंकि उस दिन जिसने आग लगाई थी ना वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उस दिन इसने बहुत सारी चीजें की थी जिससे तो लगता है कि ये आग इसी ने लगाई है और मैं ना इसकी कंपनी की रेपुटेशन भी गिरा सकती हूँ। ये सुनकर हुईजू आगे आ जाती है लेकिन प्रिंस उसे रोक देता है और बोलता है अगर इसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया जाएगा ना तो वो मेरे ऊपर भी अप्लाई होगा। वो बोलती है क्या तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ रह पाओगे? तो प्रिंस हाँ बोल देता है और बोलता है क्या आप ये सब कुछ झेल पाओगी? चोई दोही की तरफ इशारा करता है और दोही हुईजू के पैरों पर लात मार देती है। जिसके बाद प्रिंस उसे अपनी गोद में उठा लेता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। जिसके बाद हुईजू बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। ये देखकर क्वीन का चेहरा तो उतर ही जाता है। इसके बाद वो उसे अंदर लाकर बेड पर पटक देता है। वो तो तुरंत बैठ जाती है और बोलती है तुमने क्या कमाल की एक्टिंग की है और उसके लिए ताली बजाती है। मैंने देखा कि तुम मेरा साथ दे रहे थे जब क्वीन मेरी रेपुटेशन को गिराने की बात कर रही थी। बोलते इससे क्या होता है? वो बोलती वहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी सुनी। अब तक तो वो सारे पैलेस में फैल चुकी होंगी। सच में ऐसा ही हो रहा होता है। चारों तरफ उन दोनों की ही बातें चल रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसी वजह से क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और अपनी मेड से पूछने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है उन दोनों के बीच में जो है क्या वो सच है? उसके बाद हुईजू पैलेस से निकल जाती है प्राइवेट रेजिडेंसी के लिए। इसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पर किम की तारीफ करती है और उसके लिए ताली भी बजाती है। इसके बाद वो फ्रेश होकर आती है और प्रिंस को कॉल करती है। दोनों बातें करने लग जाते हैं। वो बोलते कल से तुम्हारे यहाँ पर रॉयल गार्ड्स आ जाएंगे। वो बोलती अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है तो अभी से रॉयल गार्ड्स, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। इसके बाद वो उसकी कार लेकर निकल जाती है और इस जगह पर आ जाती है। दूसरी साइड से प्रिंस भी आ जाता है कि वो दीवार की दूसरी साइड खड़ा होता है। वो उसके लिए कॉफी लेकर आई होती है। ये ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इससे तुम्हें काम करने में अच्छा लगेगा। वो बोलते हैं इन सब की क्या जरूरत थी। वो उसे टैबलेट्स देते हैं लेकिन वो लेने से मना कर देता है। वो बोलती है तुम डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे हो। ये सुनकर प्रिंस उसे ताड़ने लग जाता है और उसे पकड़कर किस कर लेता है। प्रिंस उसे बोलता है मैंने तुम्हें किस इसलिए किया क्योंकि ना कोई हम पर नजर रख रहा है और हमारे फोटो भी खींच रहा है। हुईजू बोलती है ठीक है तुम ना मुझे दोबारा से किस करो ताकि हमारे फोटो ना अच्छे से आए। प्रिंस तो उसे देखकर हंस रहा होता है क्योंकि हुईजू ऐसा मुंह बना रही थी जैसे कि बस वो उसे किस करना चाहती हो। इसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिन और सियोंग बॉन भी होता है। यहाँ पर ये सभी लोग उन दोनों के रिलेशन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। प्रिंस बोलता है हम लोगों को ना जल्दी से जल्दी लोगों को जवाब देना होगा। सियोंग बॉन बोलता है वो लड़की एक कॉमिनर है और ऊपर से वो नाजायज औलाद भी है। अभी मिन बोलता है आपको ना मीडिया में ऐसा बोलना चाहिए कि अभी तक हम दोनों ने ना कुछ भी नहीं सोचा है। दोनों का कंफर्म नहीं है कि हम दोनों शादी करेंगे या नहीं। बात के लिए प्रिंस भी मान जाता है।
तभी स्योंगबोन बोलता है वो लड़की आपके प्राइवेट रेजिडेंसी में रह रही है, उसको वहाँ से निकालना होगा। प्रिंस बोलता है मेरी वजह से ना उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। पैलेस में इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमारे फोटोज खींचे जा रहे हैं। पर मैं उसको घर पर छोड़ दूं और उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे क्या? जिस पर वो चुप हो जाता है। मीन बोलता ठीक है चलो वो वहीं पर रहेगी, लेकिन आपको ना पैलेस में रहना होगा। बाहर के लोगों को अगर पता चलेगा कि एक लड़की के चक्कर में पैलेस में लड़ाई हो रही है तो ये अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर प्रिंस उसे घूर कर देखने लग जाता है। इन सभी लोगों को बोलता है या तो मैं यहाँ से तुम सभी लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा या फिर वो लड़की मेरी वाइफ बनेगी। सीन में क्वीन अपने डैड के सामने होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। लड़की अभी भी यहीं पर रहेगी, ये आपने क्या फैसला किया है? स्योंगबोन बोलता है मुझे तो बस आपका अप्रूवल चाहिए, बाकी तो उस लड़की को मैं देख लूंगा। हुईजू सभी लोगों के साथ बैठकर न्यूज देख रही होती है। उस न्यूज में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फॉर्मल रॉयल स्पोकमैन होता है, जिसका नाम प्रोफेसर वांग होता है। हुईजू पूछती है ये कौन है? वो लड़की बताती है पहले वो एक रॉयल स्पोकमैन था, लेकिन उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था क्योंकि उसने बोला था कि लास्ट प्रीवियस किंग की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। मिस्टर हुआंग न्यूज पर बोल रहे होते हैं कि वो लड़की एक कॉमिनर, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी शादी प्रिंस के साथ हो जाए। तभी प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है। हुईजू न्यूज़पेपर में उन दोनों कोई फोटो देख रही होती है, यानी कि वो किस वाला फोटो। वो बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि हम एक और बार किस कर लेते हैं। इस फोटो में ना मेरा एंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। वो बोलता तुम्हें अभी भी किसकी पड़ी है? हुईजू अपने होठों पर जीभ फेरने लग जाती है। प्रिंस उसे देख रहा होता है और उसी किस के बारे में सोचता है। तभी हुईजू उसके गालों को पकड़ लेती है और बोलती है हम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो जाए ना उतनी ही जल्दी हम दोनों का डिवोर्स भी हो जाएगा। इस तो बस उसे ताड़े ही जा रहा होता है और उसके हाथों को दूर कर कर बोलता है रॉयल वेडिंग ना स्टेप टू स्टेप होनी चाहिए। तो बोलती है क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है वेस्ट करने के लिए? मेरे पास तो नहीं है। तो वो उसके करीब आकर बोलती है क्या तुम फ्री हो? वो बोलता है हाँ थोड़ा सा तो फ्री हूँ। के बाद किम हुईजू के बालों को सही कर रहा होता है। इधर प्रिंस चोई को बोल रहा होता है कि ना इसे प्रिंसेस डायना बनना है। तभी हुईजू तैयार होकर बाहर आ जाती है और प्रिंस तो बस उसे देखता ही रह जाता है। किम बोलता है आज ये ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, जैसे कि एक एंजल धरती पर आ गई हो। ये सुनकर पहले तो वो हाँ बोलता है लेकिन फिर ना बोल देता है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक अच्छी प्रिंसेस बनना है, लेकिन इसमें तो तुम एक बिगड़ी हुई प्रिंसेस लग रही हो। हुईजू को गुस्सा आ जाता है और वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद हुईजू नॉर्मल से कपड़े पहनकर आ जाती है, लेकिन प्रिंस को वो अच्छे लगते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में कार में जा रहे होते हैं। प्रिंस उसके लिए मिरर पकड़ता है ताकि वो अपने बालों को सही कर सके। करते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो बास्केटबॉल ग्राउंड के बाहर होते हैं। हुईजू उसके लिए एक टी शर्ट लेकर आई होती है, लेकिन चोई बोलता है प्रिंस ये वाली टी शर्ट नहीं पहन सकते और ना ही वो किसी का प्रमोशन कर सकते हैं। उसके बाद वो चोई को ही वो टी शर्ट पहनने के लिए बोल देती है। प्रिंस तो जेलस होकर उससे वो टी शर्ट ले लेता है। ऐसे ही वो लोग स्टेडियम में आते हैं तो वहाँ पर हुईजू का भाई और उसकी भाभी भी होती है। तो उसके भाई और भाभी से मिलता है। हुईजू अपने भाई पर गुस्सा कर रही होती है और उसे कुछ भी ना बोलने के लिए बोलती है। उसके बाद स्टेडियम में मिन को दिखाया जाता है जो कि पहली बॉल डालने के लिए आता है। जो जोर से उसका नाम लेती है और उसके लिए चीयर करने लग जाती है। ये देखकर प्रिंस को तो मिर्ची लगने लग जाती है। इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है और मिन उन दोनों के पास ही आ जाता है। इस वजह से उन दोनों के बारे में भी सबको पता लग जाता है और वो सभी लोग उनको ही देखने लग जाते हैं क्योंकि हुईजू मिन को भी अपने साथ ही बिठा लेती है। हुईजू प्रिंस को खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है मैं नहीं खा रहा क्योंकि मुझे भूख नहीं है। उसके बाद पूरे स्टेडियम में सभी लोग किस किस चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं वहाँ पर एक दिल बना हुआ आता है। तभी ऑडियंस उन दोनों को किस करने के लिए बोलने लग जाती है। यहाँ पर मेनू उनको रोकने का ट्राई करता है, पर वो अपने पीए को भी ये सब रोकने के लिए बोल रहा होता है। के बाद प्रिंस हुईजू को कुछ बोलता है। हुईजू फोन पर कुछ लिखती है। दोनों को अपनी मर्यादा में रहना है, इसलिए हम दोनों किस नहीं कर सकते। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मेन हुईजू को बोलता है क्यों ना हम दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले। के बाद हुईजू प्रिंस को बोलती है आज तुम ना अकेले ही पैलेस चले जाओ क्योंकि मैं ना मिन के साथ जा रही हूँ। उसके तो और भी ज्यादा आग लग जाती है। वो बोलता है मैं भी ना तुम दोनों के साथ चल रहा हूँ और वो तीनों इस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं।
इन्होंने जो फूड मंगाया होता है वो रो फूड होता है, मतलब कि ये फूड पका नहीं होता। कोई जो प्रिंस को बोलने लग जाती है तुम न सबसे पहले खाओ, जिस पर वो नहीं खाता। बिन बताता है प्रिंस न रो फूड नहीं खा सकता क्योंकि ये लो में लिखा है, मतलब तो बोल दे इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं खा सकते। प्रिंस बोलता हाँ ये खाने से ना मुझे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हुईजू बोलती है ये क्या बकवास है। मेन बोलता है तुम अपनी शादी के बारे में ना फिर से सोच लो, तुम्हारी बहुत सारी चीजों पर ना पाबंदी लग जाएगी। हुईजू प्रिंस से पूछने लग जाती है बताओ तुम्हारी कौन कौन सी चीजों पर पाबंदी लगी हुई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा होता है और उसे बोलता है भाई क्या मैं आपका ड्रैगन रोप पहन सकता हूँ। उसका भाई उसे वो रोप पहना देता है और बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। तभी तभी उनके डैड यानी कि किंग वहाँ पर आ जाते हैं और उसको वो कपड़े पहने हुए देखकर उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और बोलते तुम्हारी ये पहनने की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद वो रोते हुए वहाँ से जा रहा होता है और पीछे से किंग बोल रहे होते हैं तुम कभी भी ये रेड कलर का रोप नहीं पहनोगे क्योंकि ये रोप ना किंग का होता है और कभी भी सबसे आगे जाकर लीड नहीं करोगे क्योंकि किंग हमेशा सभी को लीड करता है और ना ही तुम कभी क्वेश्चन करोगे क्योंकि हमेशा वो किंग का कमांड होता है। प्रिंस ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो हुईजू को वो डिश खाने के लिए देता है और बोलता है जितना तुम्हें खाना है अभी खा लो क्योंकि रॉयल शादी के बाद ना तुम कभी कुछ नहीं खा पाओगी। उसके बाद वो जी भरकर खाने लग जाती है। इसी में प्रिंस पैलेस में होता है तभी कोर्ट लेडी उसके पास आती है और बोलती है प्रिंसेस को पैलेस में कैसे रहना है उसके सारे रूल हमें उसे सिखाने होंगे और वो प्रिंस से इसके लिए अप्रूवल मांगती है। प्रिंस भी उसे मना नहीं कर पाता। उसके बाद हुईजू अपने ऑफिस के बाहर आती है तभी कोर्ट लेडी उसके सामने खड़ी होती है जो उससे मिलने आती है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी हुईजू के पास दोही की कॉल आती है। वो जल्दी से कार में जाकर बैठ जाती है और बोलती है मैं बिजी हूँ और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो प्रिंस को ये सारी चीजें बता देती है। प्रिंस बोलता है तुम्हारे जाने के बाद ना वो तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होंगी। वैसे वो तुम्हें ना प्रोटोकॉल, हिस्ट्री, हेरिटेज और रॉयल फैमिली के बारे में ना सब कुछ बताएंगी। उसके बाद हुईजू अपनी कंपनी तक पहुंच जाती है। अभी उसे दोही मिल जाती है। अभी भी प्रिंस से ही बात कर रही होती है। वो बोलती है ठीक है मैं वो लेसन्स ले लूंगी। प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन तभी चोए उसके पास आ जाता है। बोलता है तुम दोनों के बीच में स्कूल में कुछ नहीं था क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ना बहुत ही ज्यादा अच्छे कपल बनोगे। दूसरी तरफ दोई हुईजू को बता रही होती है आज तुम्हारी ना बहुत सारी मीटिंग है और वैसे आज आपको ना टेलर के पास भी चलना होगा नए कपड़ों के लिए। पूछती है ये किस लिए। सीन कट होता है उसके भाई और भाभी को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसका भाई बोलता है मुझे तो लग वो तो कासल ग्रुप की वारिस बन जाएगी। तो उसकी वाइफ बोलती है हमें उसकी शादी ना प्रिंस के साथ करवानी होगी क्योंकि मैंने देखा है जो रॉयल लोग होते हैं ना वो कभी भी पब्लिक अफेयर में ना एंटर नहीं करते। उसकी शादी अगर प्रिंस के साथ हो जाएगी तो तुम अपनी कंपनी के मालिक बन जाओगे। वो बोलता है अगर उसने डिवोर्स ले लिया तो क्या होगा। वो बोलती है क्या तुमने कभी सुना है कि किसी रॉयल कपल ने डिवोर्स लिया है, यानी कि अब वो दोनों मिलकर हुईजू का साथ देने वाले थे प्रिंस के साथ शादी करवाने के लिए। इधर हुईजू अपने कपड़े सिलाने के लिए आई होती है। दोही बाहर की तरफ इस कार को देखती है और उससे पूछने लग जाती है तुम्हारी रेड कलर की कार कहाँ है। वो बताती है कि वो रिपेयर शॉप में है। मैं मेरी गाड़ी को ठोक गया था। वैसे भी आजकल सभी लोग मुझे मारने की फिराक में हैं। शाम को हुईजू प्राइवेट रेजिडेंसी में आ जाती है। सारे नौकर चाकर उसका सामान लेने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर कोर्ट लेडी भी आ जाती है। मैगजीन में कोर्ट लेडी हुईजू को बोलना सिखा रही होती है कि उसे कैसे बोलना है। उसके बाद वो उसके चलने का स्टाइल देखती है। इधर हमें किंग को दिखाया जाता है सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होती कि मम उसको अच्छे से समझा रही होती है तुम्हें ना किसी के सामने नहीं झुकना है। इधर हुईजू को दिखाते हैं जो कि उल्टा कोर्ट लेडी को ही पोस्टर सही करना सिखा रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और बोलता है आपने तो कहा था सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी हुईजू प्रिंस को देखकर भागते हुए उसकी तरफ आती है और उसे हक कर लेती है। बहुत ही आज ना मैं पूरे दिन बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, क्या तुम इनको यहाँ से लेकर जा सकते हो। कोर्ट लेडी बोलती है आपको तो पैलेस में होना चाहिए ना। वो बोलता है आप भी ना मेरे साथ चलोगी, ये मेरा ऑर्डर है। अगले दिन प्रिंस बिन के साथ चेस खेल रहा होता है। प्रिंस उसे बोलता है क्या तुम मेरी शादी को रोक रहे हो। वो मना कर देता है और वो इस चेस गेम को भी जीत जाता है। बोलता है उस फायर वाले इंसिडेंट को मैं देख लूंगा ताकि क्वीन तुमसे कुछ भी ना कहे।
नेक्स्ट सीन में कोर्ट लेडी हुईचू को रॉयल फ्यूनरल के बारे में बता रही होती है और उसे बता रही होती है कि उसे फ्यूनरल में कैसे जाना है। वो बोलती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। कोर्ट लेडी बताती है लास्ट टाइम जो फ्यूनरल दिखाया गया था वो 2005 में दिखाया गया था। अब ग्रैंड प्रिंस की मॉम की डेथ हो गई थी। उसके 7 साल के बाद किंग की भी डेथ हो गई थी। 3 साल पहले हमारे जो किंग है उनके डैड की डेथ हो गई थी, यानी कि ग्रैंड प्रिंस के भाई की। यहाँ पर हमें प्रिंस को भी दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रहा होता। हुईचू तो रोने का नाटक करने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो उन दोनों की मौत के बारे में देखने लग जाती है। पहली डेथ एक्सीडेंट में हुई थी और दूसरी मौत हार्ट अटैक से हुई थी और तीसरी मौत आग लगने की वजह से हुई थी। इसके बाद वो प्रिंस को कॉल करती है लेकिन वो उसका फोन ही नहीं उठाता कि वो क्वीन के सामने होता है और क्वीन उसे यहाँ पर इस लड़की से मिला रही होती है जो कि किम फैमिली से होती है। उसका नाम जे क्योंग होता है। क्वीन बोलती है कल तुम्हें ना शाही लोगों के साथ डिनर करना है। मेरी तबीयत आजकल कुछ खराब रहती है इसलिए मेरी जगह पर तुम इसको लेकर जा सकते हो। बोलता है आजकल कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही है आपकी और वहाँ से चला जाता है। वो लड़की क्वीन को बोलने लग जाती है क्या वो मेरी वजह से गुस्सा होकर चला गया। क्वीन बोलती है तुमको ना बस थोड़ा सब्र रखना है। इधर प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और क्वीन के बगल में जो लड़की बैठी हुई थी ना उसके बारे में पता करो। जोई बोलता है आपके पास ना हुईचू का कॉल आया था। जिसके बाद प्रिंस हुईचू को कॉल करता है। वो बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। वो बोलती है ये सुनकर तुम एक्साइटेड मत हो जाना, पर वो तो कॉल कट कर देता है और स्माइल कर रहा होता है। इधर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल से निकल रहा होता है। बाकी के बच्चे उससे डर रहे होते हैं क्योंकि वो किंग होता है। तभी वहाँ पर मिलना चाहता है। तभी रास्ते में वो बच्चों को खेलते हुए देखकर बोलता है मुझे ना खेलने के लिए जाना है। इधर कोर्ट लेडी हुईचू को चलना सिखा रही होती है और इस चक्कर में वो बहुत सारे बॉल्स को तोड़ भी चुकी होती है। तभी वहाँ पर मिन के साथ किंग भी आ जाता है। किंग बोलता है मुझे ना खेलना है तो हुईचू उसे खेलने के लिए ले जाती है। इधर हमें आना को दिखाया जाता है, यानी कि हुईचू की भाभी को। वो वहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और अपने पति के बारे में बात कर रही होती है। लेकिन एक लड़की उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। वो बोलती है तुमने तो तुम्हारी फैमिली को भी छोड़ दिया था उससे शादी करने के लिए। उसने नए कॉम्युनर से शादी की थी। वो बोलती है अब दुनिया ना काफी ज्यादा बदल गई है क्योंकि मेरी जो नंद है ना हुईचू उसकी शादी भी एक प्रिंस के साथ होने वाली है। ये बात आना अपने पति को बता रही होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। बोलती है मैं ना उस लड़की का सर फोड़ दूंगी। वो बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सुनने पर ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर ये सभी लोग किंग के साथ खेल रहे होते हैं। हुईचू को छोड़कर बाकी सभी लोग पूरी तरीके से थक चुके होते हैं। उसकी नजर एक रेड कार पर जाती है। वो बोलता है मुझे ना इसमें घूमना है। जिद करने लग जाता है। इसके बाद प्रिंस पैलेस के लिए निकल जाता है। जो भी तैयार हो जाती है। वो बोलती है हम सभी लोग ना तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे। कार लेकर निकल जाती है। किंग बोलता है तुम थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ। तभी वो चेक करती है कि ब्रेक काम नहीं कर रही। इस वजह से वो मिन की कार को ओवरटेक कर लेती है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी गाड़ी जाकर ठुक जाती। फिर उसका पीछा करता है। वो उसे बताती है गाड़ी के ब्रेक्स ना काम नहीं कर रहे। हुईचू गाड़ियों से बचते बचाते एक ब्रिज की तरफ चली जाती है। वो गाड़ी को साइड से टक्कर मारती है ताकि वो गाड़ी की स्पीड को कम कर सके। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है। वो भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो सामने वाली कार में जाकर अपनी कार ठोक देती है। इस वजह से हुईचू की कार रुक जाती है। एक्चुअली में सामने वाली कार प्रिंस की होती है और उसके सर से खून बह रहा होता है। और यहीं पर इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।